नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फर्स्ट एड। ये वो जानकारी है जो न सिर्फ हमें काम की जगह पर सुरक्षित रखती है, बल्कि सही समय पर किसी की जान बचाने में भी मदद कर सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर लोगों को लगता है, जैसा कि इस कार्टून में भी दिख रहा है, कि ज्यादा प्रोडक्शन और सेफ्टी का कोई मेल नहीं है। एक तरफ है मैनेजमेंट जिससे बस प्रॉफिट की चिंता है, और दूसरी तरफ है वर्कर जिसे अपनी जान की फिक्र है। पर सच तो ये है कि एक सेफ वर्कप्लेस ही असल में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दुश्मन बिल्कुल नहीं। पर सर, ये विषय इतना जरूरी क्यों है? क्या दुर्घटनाएं बस किस्मत की बात नहीं होती? अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि ये स्लाइड साफ साफ बता रही है, दुर्घटनाएं अचानक नहीं होती। लगभग हर बार ये किसी इंसानी भूल, जैसे कि जल्दबाजी या जानकारी की कमी या फिर काम करने की अनसेफ कंडीशंस का नतीजा होती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन्हें रोका जा सकता है। तो किसी भी अनहोनी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रोकथाम। जी हाँ, प्रिवेंशन। यही हमारा पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। और जब हम रोकथाम की बात करते हैं तो पीपीई का जिक्र जरूर आता है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये वो सारे उपकरण हैं जो हमें खतरों से सीधा बचाते हैं, जैसे हेलमेट, दस्ताने या सेफ्टी वाले चश्मे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि पीपीई सेफ्टी की आखिरी लाइन है। मतलब जब हम किसी खतरे को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, तब पीपीई हमारी ढाल बनकर काम करता है। तो हमें किस तरह के खतरों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, इसे आसान बनाने के लिए हम वर्कप्लेस के खतरों को 4 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल खतरा, जैसे गीला फर्श या कोई असुरक्षित मशीन। दूसरा है केमिकल, जैसे जहरीली गैसें। तीसरा बायोलॉजिकल, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। और चौथा एर्गोनॉमिक, जो हमारे काम करने के गलत तरीके या खराब डिजाइन वाले वर्कस्टेशन की वजह से पैदा होता है। ठीक है, रोकथाम तो सबसे जरूरी है, लेकिन मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो ही जाती है, तो हमें फौरन क्या करना चाहिए? यहीं पर काम आता है DRBC का सिद्धांत। ये कुछ ऐसे पहले कदम हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। DRABC दरअसल एक प्रोटोकॉल है जो किसी भी इमरजेंसी को संभालने के लिए बनाया गया है। इसमें D का मतलब है डेंजर, यानी खतरा। मदद करने से पहले ये पक्का कर लें कि हम खुद सुरक्षित हैं। R का मतलब है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया। ये पता लगाना कि पीड़ित होश में है भी या नहीं। और इसके बाद आते हैं फर्स्ट एड के वो 3 सबसे जरूरी अक्षर, A, B और C। तो ये ABCs क्या हैं? A है एयरवे, यानी श्वासन नली। हमें ये पक्का करना है कि सांस लेने का रास्ता खुला हो। इसके लिए सिर को धीरे से पीछे झुकाकर मुंह में कोई रुकावट तो नहीं, ये जांचना होता है। B है ब्रीदिंग, यानी सांस। पीड़ित के मुंह के पास झुककर देखें, सुने और महसूस करें कि क्या वो सांस ले रहा है। और आखिर में C, यानी सर्कुलेशन या रक्त संचार। इसके लिए गर्दन के एक तरफ कैरोटिड नर्व्स को महसूस किया जाता है। अच्छा, अगर इन जांचों में ये पता चलता है कि सांस या धड़कन रुक गई है, तब क्या? तब हमें तुरंत अगले और शायद सबसे जरूरी जीवन बचाने वाले उपाय पर जाना होगा। ये किसी भी इमरजेंसी का सबसे मुश्किल और डरावना पल हो सकता है। अगर नब्ज नहीं मिल रही और दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, तो क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में एक ही जवाब है, CPR, मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जैसा कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी कहता है, अगर तुरंत CPR शुरू कर दिया जाए तो किसी के बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। यहाँ एक एक सेकेंड कीमती है। CPR देने का तरीका बहुत सटीक होना चाहिए। सबसे पहला काम है मदद के लिए कॉल करना। फिर जैसा स्लाइड में दिख रहा है, एक हाथ की एड़ी को छाती के बिल्कुल बीच में रखें, दूसरा हाथ उसके ऊपर और उंगलियां इंटरलॉक कर लें। अब अपनी बाहों को सीधा रखते हुए 30 बार छाती को दबाएं। अगर ट्रेनिंग मिली है तो इसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दें, और ये 30:2 का साइकिल तब तक करते रहना है जब तक मदद ना आ जाए। और एक सबसे जरूरी बात, वो है स्पीड। छाती दबाने की रफ्तार 1 मिनट में 100 से 120 बार होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी रफ्तार से हम ये पक्का कर सकते हैं कि शरीर में रुका हुआ खून दिमाग तक पहुंचता रहे और उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। यही CPR का मेन मकसद है। चलिए अब मेडिकल इमरजेंसी से हटकर वर्कप्लेस के एक और बड़े खतरे पर बात करते हैं, आग। अगर आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का एक बहुत ही आसान और यादगार तरीका है, जिसे कहते हैं पास मेथड। पास एक्रोनिम हमें 4 आसान स्टेप्स याद दिलाता है। P से पिन को पुल करें, यानी खींचें। A से
आग की जड़ पर एम करें, यानी निशाना लगाएं, लपटों पर नहीं। एस से हैंडल को स्क्वीज करें यानी दबाएं, और आखिरी एस से नोजल को आग के बेस पर साइड टू साइड स्वीप करें यानी घुमाएं। पर क्या कोई भी अग्निशामक किसी भी आग पर काम करेगा? बिल्कुल नहीं, और ये जानना जान बचाने जितना ही जरूरी है। देखिए, आपको उसके फ्यूल के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा जाता है। जैसे लकड़ी कागज की आग क्लास ए है, तो पेट्रोल की आग क्लास बी, और हर क्लास के लिए एक खास तरह का एक्सटिंग्विशर बना है। गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आपको बुझाने के बजाय और भड़का सकता है। सीपीआर के अलावा कुछ खास हालातों में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के और भी तरीके हैं। ये तब काम आते हैं जब पीड़ित को ऐसी चोटें लगी हों कि सीपीआर का नॉर्मल तरीका इस्तेमाल न किया जा सके। जैसे शैफर मेथड तब यूज होता है जब पीड़ित की पीठ पर चोट हो, वहीं सिल्वेस्टर मेथड छाती पर चोट लगने की हालत में काम आता है। तो आज हमने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के 2 सबसे मजबूत पिलर्स को समझा। पहला, रोकथाम, यानी खतरों को पहले से पहचानना और पीपीई जैसे उपकरणों का सही इस्तेमाल करना। और दूसरा, तैयारी, यानी अगर कोई अनहोनी हो भी जाए तो DRABC, CPR और पास जैसी टेक्निक्स के ज्ञान से सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार रहना। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद सेफ्टी इक्विपमेंट हमारा अपना ज्ञान है। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपनी आदत बनाने के लिए है। हम सबकी जिंदगी बिजली के इर्द गिर्द घूमती है ना? हम इसके बारे में सोचते तक नहीं। पर क्या हो अगर ये पता चले कि हमारे घरों की दीवारों में दौड़ता करंट आसमान से कड़कती बिजली से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। जी हां, आज हम बिजली के झटके से जुड़े इसी चौंकाने वाले सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। जब बिजली के खतरे की बात आती है तो मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी तूफानी रात में आसमान से गिरती हुई बिजली की, या फिर घर के किसी कोने में लगा वो मामूली सा दीवार का सॉकेट। जरा सोचिए, दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? जवाब शायद हैरान कर दे। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बिजली के झटके से होने वाली ज्यादातर मौतें आसमान की बिजली से नहीं, बल्कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले साधारण करंट से होती हैं। यानी वो चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, असल में एक अनदेखा खतरा है। पर ऐसा है क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुद्दों पर नजर डालेंगे। पहले तो उस अनदेखे खतरे को जानेंगे, फिर समझेंगे कि असली हत्यारा करंट है या वोल्टेज। देखेंगे कि हमारा शरीर बिजली पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, फिब्रिलेशन नाम की जानलेवा हालत को समझेंगे, और आखिर में इससे बचने और किसी की जान बचाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और इस अनदेखे खतरे की तह तक जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि हम इस जोखिम को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये असल में होश उड़ाने वाले हैं। किसी की सांस रोकने के लिए सिर्फ 20 मिली एम्पियर्स का करंट काफी है, और दिल की धड़कन को पूरी तरह बिगाड़ने यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए सिर्फ 100 मिली एम्पियर। अब सोचिए, हमारे घरों के सर्किट ब्रेकर 15,000 से 20,000 मिली एम्पियर पर बंद होने के लिए बने हैं। मतलब साफ है कि एक जानलेवा करंट शरीर से गुजर सकता है और शायद ब्रेकर को पता भी ना चले। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि बिजली के झटके में असली विलन कौन है, करंट या वोल्टेज? ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जान हमेशा करंट से जाती है, जिसे हम एम्पियर में नापते हैं। वोल्टेज तो बस वो ताकत या धक्का है जो उस करंट को हमारे शरीर के आर पार जाने पर मजबूर करता है। बिना वोल्टेज के करंट आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन असली नुकसान तो करंट ही करता है। इसको ना पानी के पाइप से समझिए। वोल्टेज पाइप के अंदर का प्रेशर है और करंट उस पाइप से 1 सेकंड में बहने वाले पानी की मात्रा है। अगर करंट की जरा सी भी मात्रा दिल से गुजर जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। किसी के शरीर से कितना करंट बहेगा ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, वोल्टेज कितना है, और दूसरा, शरीर का प्रतिरोध यानी करंट के रास्ते में रुकावट कितनी है। तो ये तो हुई बिजली की बात, पर जब ये हमारे शरीर में घुसती है तब असल में होता क्या है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। ये टेबल साफ दिखाती है कि करंट का लेवल बढ़ने के साथ खतरा कैसे बढ़ता है। और एक चीज पर गौर कीजिए, एसी करंट यानी हमारे घरों वाला करंट डीसी के मुकाबले बहुत कम मात्रा में ही खतरनाक हो जाता है। देखिए, सिर्फ 40 से 100 मिली एम्पियर एसी करंट सांस रोक सकता है, और 100 से ऊपर तो ये जानलेवा ही होता है। एसी करंट का एक और बहुत भयानक असर होता है जिसे टेटनी कहते हैं। इसमें मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ जाती हैं।
मतलब अगर किसी ने गलती से एसी करंट के तार को छू लिया तो उसके हाथ की मांसपेशियां इतनी कस जाएंगी कि वो चाहकर भी अपना हाथ हटा नहीं पाएगा। इसे सर्किट पर जम जाना भी कहते हैं और ये झटके के असर को कई गुना बढ़ा देता है। और यहीं पर नमी यानी गीलापन विलन का काम करता है। देखिए, हमारी सूखी त्वचा का प्रतिरोध लगभग 1 लाख ओम होता है, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन जैसे ही त्वचा गीली होती है, ये प्रतिरोध 100 गुना घटकर सिर्फ 1000 ओम रह जाता है। इसका मतलब साफ है, गीले हाथों से बिजली को छूना 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब बात करते हैं बिजली के झटके के सबसे जानलेवा असर की, जो सीधा दिल पर होता है। ये एक ऐसी हालत पैदा कर सकता है जिसे फिब्रिलेशन कहते हैं। कभी सोचा है कि 120 वोल्ट का एसी करंट 120 वोल्ट के डीसी करंट से ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? वजह है एसी का स्वभाव। जो 120 वोल्ट एसी हमें बताया जाता है, वो असल में 1 सेकंड में कई बार 170 वोल्ट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि डीसी सीधा साधा है। 120 वोल्ट मतलब हमेशा 120 वोल्ट। एसी का ये छुपा हुआ पीक वोल्टेज ही उसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। और इसका असर दिल पर भी अलग अलग होता है। एसी करंट दिल के नेचुरल पेस मेकर का सिस्टम ही बिगाड़ देता है, जिससे दिल खून पंप करने के बजाय सिर्फ कांपने लगता है। इसी को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। दूसरी तरफ डीसी करंट दिल को एक ही धड़कन पर फ्रीज कर देता है। एक बार करंट हट जाए तो फ्रीज हुए दिल के वापस नॉर्मल होने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वीफिब वो जानलेवा हालत है जिसमें दिल धड़कना बंद कर देता है और बस बेमतलब का कांपता रहता है। इससे शरीर में खून का बहाव रुक जाता है और नतीजा होता है कार्डियक अरेस्ट। बिजली के झटके से होने वाली ज्यादातर मौतें इसी वजह से होती हैं। इतने सारे खतरे जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इन सबसे बचना कैसे है। हम खुद को और अपनों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? कुछ नियम हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। सूखी जगहों पर 50 वोल्ट से ज्यादा एसी खतरनाक है और गीली जगहों जैसे बाथरूम या किचन में ये लिमिट सिर्फ 25 वोल्ट है। इसीलिए इन जगहों पर GFCIs लगाना बहुत जरूरी है। ये एक तरह के लाइफ सेवर हैं। ये जरा सा भी करंट लीक होने पर पलक झपकने से भी पहले बिजली काट देते हैं और जान बचा सकते हैं। और आखिर में वो जानकारी जो शायद किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये 4 कदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला और सबसे जरूरी कदम, जब तक बिजली बंद ना हो पीड़ित को बिल्कुल ना छुएं। मेन स्विच बंद करें या प्लग निकालें। दूसरा, तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को फोन करें। तीसरा, अगर पीड़ित बेहोश है और सांस नहीं ले रहा तो CPR शुरू करें। और चौथा, अगर AED मशीन मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें। याद है हमने डीसी करंट की बात की थी? ये डिफाइब्रिलेटर मशीन उसी सिद्धांत पर काम करती है। ये दिल को डीसी करंट का एक कंट्रोल्ड ताकतवर झटका देती है। ये झटका दिल की उस बेमतलब की कंपकंपी यानी फिब्रिलेशन को रोक देता है। ये दिल को रीबूट करने जैसा है ताकि दिल का नेचुरल सिस्टम फिर से कंट्रोल ले सके और नॉर्मल धड़कना शुरू कर दे। तो अब ये साफ है कि हमारे घर के सॉकेट में छिपी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कोई दूर का खतरा नहीं, ये हमारे साथ हमारे घरों में रहता है। तो ये सब जानने के बाद आज अपने घर में बिजली से जुड़ी वो कौन सी एक चीज है जिसे जांच कर ये तसल्ली की जाएगी कि सब कुछ सुरक्षित है।